सो आर्टिकल 25 डिस्कस कर लिया था ना हमने, 26 भी डिस्कस हो गया था, अभी 27 को डिस्कस करना, ठीक है। सो आर्टिकल 27 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 27 जो है वो इंडिया का सेकुलर कैरेक्टर दिखाता है कि इंडिया जो है वो सेकुलर है, ठीक है। तो सबसे अच्छी तरीके से इंडिया का जो सेकुलर कैरेक्टर है, ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल दिखाता है? आर्टिकल 27। अब आर्टिकल 27 बोलता क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लो, स्टेटमेंट में आपको लिखवाऊंगा, पहले समझ लो कि आर्टिकल 27 क्या बोलता है। कि मान लो स्टेट है, जो स्टेट है, स्टेट के पास कुछ टैक्स आता है, टैक्स कलेक्शन आता है, स्टेट के पास एक टैक्स कलेक्शन होता है। तो ये जो टैक्स का कलेक्शन है, स्टेट किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। क्या स्टेट ऐसा कर सकता है कि स्टेट ये बोले कि ये जितना भी मेरे पास टैक्स कलेक्ट हुआ है, ये टैक्स जो है वो मैं पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में ये पूरा का पूरा टैक्स लगाऊंगा। अब ये जो टैक्स का कलेक्शन है ये कहाँ से आया भाई? जनता से आया, पब्लिक से आया, पब्लिक का पैसा है। अब वो जो पब्लिक है उसके अंदर बहुत सारे रिलीजन है, वो जो पब्लिक है उसके अंदर हिंदू भी है, पब्लिक के अंदर मुस्लिम भी है, पब्लिक के अंदर क्रिश्चियन भी है, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन है पब्लिक के अंदर, ठीक है। तो ये सारा पब्लिक का, तो इन सारे रिलीजन, हम बोल सकते हैं कि इन सारे रिलीजन के लोगों ने, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोगों ने टैक्स दिया है सरकार को। अब ये टैक्स किस लिए दिया है कि भाई सरकार के पास जो टैक्स आएगा उससे वो जो है वो कंट्री का विकास करेगी, कंट्री का डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो टैक्स कलेक्शन आया इसमें से कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा या फिर कितना भी हिस्सा वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में इस्तेमाल कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? आपको ऐसा लगता है कि जो टैक्स का कलेक्शन आया है उसमें से कुछ हिस्सा सरकार जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में इस्तेमाल करे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर ये सेकुलर नेचर ही नहीं होता, ठीक है। मतलब जो टैक्स का कलेक्शन है वो सारे रिलीजन से आया है, तो सरकार उस टैक्स के कलेक्शन को किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में कैसे इस्तेमाल कर सकती है? वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। समझ में आई बात? तो इसी को बोलते हैं आर्टिकल 27, इसी सेकुलर कैरेक्टर को बताता है कि आर्टिकल 27 ये बोलता है कि भाई स्टेट के पास जो भी टैक्स कलेक्शन आया है उस टैक्स कलेक्शन को स्टेट जो है वो पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर स्टेट को इस टैक्स कलेक्शन को किसी रिलीजन को प्रमोट करना ही है तो वो किस तरीके से करेगी? उस टैक्स का जो पैसा है वो इस तरीके से तो सरकार इस्तेमाल बिल्कुल कर सकती है कि वो ऑल रिलीजन को प्रमोट करेगी। उस टैक्स का जो पैसा है वो सारे रिलीजन के प्रमोशन के अंदर सरकार जो है वो यूज़ कर सकती है, स्टेट जो है वो यूज़ कर सकती है, राज्य यूज़ कर सकता है। स्टेट की डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो मैंने आर्टिकल के अंदर आपको, कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 12 के अंदर जो मैंने आपको बताई थी वही है स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है। उस तरीके से स्टेट को याद रखना। तो स्टेट जो है वो टैक्स कलेक्शन का जो टैक्स आया है, टैक्स का पैसा जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में इस्तेमाल नहीं कर सकती, बट ये जो टैक्स का जो पैसा है ये सारे रिलीजन को प्रमोट करने में स्टेट जो है वो इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। हाँ, स्टेट ऐसा कर सकती है कि मान लो कोई फीस है, तो ये जो फीस है मान लो ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के थ्रू ही आई है ये फीस, ठीक है। तो उस फीस से जो पैसा आया, जो फीस स्टेट ने लगाया है उस पर्टिकुलर रिलीजन से, मान लो कोई पर्टिकुलर रिलीजन है उसने कुछ फीस चार्ज करी है, ठीक है, तो वो उस फीस का जो पैसा है वो स्टेट जो है वो इस्तेमाल कर सकती है पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। कोई भी जो चैरिटी से जो पैसा आता है, ठीक है, जो चंदा आता है, ठीक है, उस पैसे को जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर जब बना था, क्या वो जो राम मंदिर जो बना था वो टैक्स कलेक्शन था? क्या जो टैक्स का पैसा था उससे राम मंदिर बनाया गया था? नहीं, जो चैरिटी से जो पैसा आया था, ठीक है भाई, पूरे इंडिया में इस तरीके से बोला गया कि भाई राम मंदिर बन रहा है तो आप जो है वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो,
ठीक है, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, जितना भी आप दे सकते हो, जितना भी पैसा आप दे सकते हो या और कुछ दे सकते हो वो आप दो, ताकि राम मंदिर जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। ठीक है, तो वो पैसा, वो स्टेट ने क्या किया, उस पैसे को जो है वो पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में इस्तेमाल किया, उस मनी को, उस अमाउंट को। पर्टिकुलर राम मंदिर क्या, ऑब्वियसली बात है, किसको प्रमोट कर रहा है, हिंदू रिलीजन। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने, स्टेट ने जो है वो ये जो सारे रिलीजन से जो टैक्स आया उसका पैसा इस्तेमाल किया, उसका पैसा इस्तेमाल नहीं किया। जो चैरिटी के थ्रू जो आया था, जो चंदा आया था, जितना भी इकट्ठा हुआ था, उसके थ्रू जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन, राम मंदिर बनाया तो हिंदू रिलीजन को प्रमोट किया। समझ में आई बात? तो जो बाकी नॉर्मल तरीके से जो टैक्स कलेक्शन आ रहा है, उस अमाउंट से, उस मनी से जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोशन नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा बोलता है आर्टिकल 27। इसी को हम बोलते हैं सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है सर, जो चैरिटी से मतलब पैसा आ रहा है वो किसी भी उससे हो सकता है? हाँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल यही बोला गया ना, पहले ही बोला है कि भाई राम मंदिर बनने वाला है, तो आप जो है वो जितना भी आप अमाउंट दे सकते हो वो दो। तो जो चंदा इकट्ठा हुआ, ठीक है, तो बोल करके लिया है ना ये, समझ में आई बात? लेकिन जो टैक्स लेती है सरकार, जैसे फॉर एग्जांपल चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, तो उसमें ऐसा थोड़ी इंक्लूडेड होता है कि भाई ये इस रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, या ये मंदिर बनवाने के लिए, या ये मस्जिद बनवाने के लिए, या ये चर्च बनवाने के लिए। इस तरीके से उसमें वो पैसा उस तरीके से थोड़ी इंक्लूड किया गया। समझ में आई बात? तो जो टैक्स कलेक्शन जो आता है डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, जैसे इनकम टैक्स पे जो टैक्स लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो जीएसटी में लगता है, तो वो जो टैक्स कलेक्शन है उसका जो अमाउंट है, उसका जो मनी है, टैक्स कलेक्शन के थ्रू जो मनी आया, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में स्टेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? और किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? ठीक है, आर्टिकल 27 लिखो। आर्टिकल 27 spells out the secular character of Indian state. Article 27 spells out the secular character of Indian state. Article 27 spells out the secular character of Indian state. It prohibits the state from spending tax collection. It prohibits the state from spending tax collection for the promotion and maintenance of particular religious denomination. It prohibits the state from spending tax collection for the promotion and maintenance of any particular religious denomination. Full stop. Though it does not prohibit the state from spending the tax collection, though it does not prohibiting the state from spending the tax collection for the promotion and maintenance of all religion without any discrimination. यानी कि या तो स्टेट जो है वो सारे रिलीजन को प्रमोट करने में टैक्स का इस्तेमाल करे, या फिर किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के अंदर टैक्स का इस्तेमाल ना करे। सिमिलरली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जी, यहां तक लिख लिया। सिमिलरली आर्टिकल 27 डज नॉट प्रोहिबिट the state from spending non-tax collection in the form of fee और डोनेशंस। ठीक है, ये जो फी की जब बात आएगी, डोनेशन की जब बात आएगी, तो ये क्या है, ये टैक्स कलेक्शन नहीं है, ये नॉन टैक्स कलेक्शन है। तो नॉन टैक्स जो कलेक्शन है उसको प्रमोट, उस पैसे को यूज करके किसी पर्टिकुलर रिलीजन किसी पर्टिकुलर रिलीजन के मेंटेनेंस में स्टेट जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। लिखो,
Similarly, Article 27 does not prohibit the state from spending non-tax collection in the form of fee or donation in spending for the promotion and maintenance even of a particular religion. स्टेट जो है वो नॉन टैक्स कलेक्शन जैसे कि फीस या डोनेशन को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन और मेंटेनेंस में इस्तेमाल कर सकती है, इवन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। यहां तक लिख लिया सबने। अब आर्टिकल 28, नेक्स्ट इज आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 deals with imparting religious instruction. Article 28 deals with imparting religious instruction in educational institutions. Religious instructions in educational institutions. ठीक है। अब आर्टिकल 28 किसके बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 28 ये बताएगा आपको कि कौन से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, जहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है, और जहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी तो जा सकती है बट फोर्स नहीं किया जा सकता कि उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं? तो हमारे पास जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे पास होते हैं। ठीक है, पहला इंस्टीट्यूशन होता है होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, यानी कि वो पूरा का पूरा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो किसने मेंटेन किया है? स्टेट ने। जैसे कि आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? होली ओन्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट। होली ओन्ड, मेंटेन की जगह पे ज्यादा सही शब्द रहेगा, होली ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट। दूसरे तरीके के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये प्राइवेटली ओन होते हैं। प्राइवेटली ओन होते हैं बट, ठीक है, बट इनको एड जो मिल रहा होता है वो गवर्नमेंट से मिल रहा होता है और गवर्नमेंट ने इनको रिकॉग्नाइज भी किया होता है। रिकॉग्नाइज एड, बट एड एंड रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट जो है इन स्कूल को, वैसे ये प्राइवेटली ओन्ड है बट स्टेट जो है वो इन स्कूल्स को, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड भी दे रहा है और ये रिकॉग्नाइज भी किया है। जो होली ओन्ड एंड मेंटेन बाय स्टेट है वो तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेट ने रिकॉग्नाइज उसको तो किया ही होगा। लेकिन कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं बट उनको रिकॉग्नाइज किया होता है स्टेट ने, और वो एड भी यानी कि सहायता भी, यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट भी जो है वो उस प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देता है स्टेट। ठीक है, तीसरी तरीके के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ये होते हैं, ये प्राइवेटली ओन होते हैं, ये प्राइवेटली ओन होते हैं एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, बट इनको एड जो है वो नहीं मिलता है स्टेट से, इनको एड स्टेट से नहीं मिलता है। तीसरी तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये होते हैं। और जो चौथे तरीके के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड थ्रू रिलीजियस इंडोनमेंट्स और चैरिटेबल ट्रस्ट। एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, स्टेट उसको एडमिनिस्टर्ड तो करता है, एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट
administered by the state but established through religious endowments और चैरिटेबल ट्रस्ट। ये चार तरीके के हमारे पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, अब आपको ये यहाँ पे बताना है कि कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बताना है कि कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं दी जाएगी, जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी तो जा सकती है बट कंपेल नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना ही है। ठीक है, और कहाँ पे ऐसा होगा कि भाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंपलसरी होगी, यानी कि जो स्टूडेंट्स होंगे उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन माननी ही पड़ेगी, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही पड़ेगा, उनको उन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कौन से वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे, ये तीन आंसर जो है वो आपने देने हैं। सबसे पहले तो ये आंसर दो जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं दी जा सकते। हाँ, बिल्कुल भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं जा सकती, यानी कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जो रिलीजियस नेचर की है वो जो है वो उस तरीके की इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इसके अलावा और कोई है, इसके अलावा कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहां पे बिल्कुल नहीं दी जा सकती? इसमें तो बिल्कुल नहीं दी जा, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज बिग नो, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, यहाँ पे तो सीधा सीधा नो है, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं दी जा सकती? सेकंड आप लोगों के हिसाब से सेकंड ऐसा नहीं है, बस इसी में ही रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, जो पूरी तरह हाँ, यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब अलाउड ही नहीं है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना, बट यहाँ पे जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, यहाँ पे भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, बट फोर्स नहीं किया जा सकता रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। समझ में आई बात? तो इसमें लिखना, इन दोनों के अंदर लिखना। यहां तक लिख लिया आपने? नहीं सर, पहले इतना नोट कर लो आप। बट कांट कंपेल्ड और फोर्स, ये कांट लिखा हुआ, बट कांट कंपेल्ड और फोर्स, और ये जो है यहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंपलसरी किया जा सकता है, यहां पे एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट पर स्टैब्लिश थ्रू, यानी कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये स्टैब्लिश कैसे हुआ है? रिलीजियस इंडोनमेंट्स। रिलीजियस इंडोनमेंट्स का मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन का जो ग्रुप है उन्होंने कुछ पैसा दिया है, ठीक है, और उसकी वजह से ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना है, या रिलीजियस जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी वजह से ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना है, तो वहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी किया जा सकता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को देना। ठीक है, और वहाँ पे कंपलसरी का मतलब आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे कंपलसरी किया जा सकता। ठीक है, यस एंड कैन बी मेड कंपलसरी। ठीक है, यहां पे लिखो, ये यहां पे ऐसे लिखना, यस एंड कैन बी मेड कंपलसरी। यस एंड कैन बी मेड कंपलसरी। सो आर्टिकल 28 किसके बारे में बता रहे हैं?
ये आर्टिकल 28 के अंदर लिखना है आपको। सबसे पहले मैंने आर्टिकल 28 में क्या लिखवाया, आर्टिकल 28 बताता है किसके बारे में कि कौन से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। ठीक है, डील्स विद द इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। होली ओन्ड एंड मेंटेन बाय स्टेट, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं दी जा सकती। प्राइवेटली ओन्ड बट एड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, प्राइवेटली ओन्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट बट एड जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, स्टेट से कोई भी एड जो है वो नहीं मिलता है, स्टेट जो है वो एड नहीं देती है। इसको ऐसे कर लेना एरो को, स्टेट यहाँ पे कोई भी एड जो है वो नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है बट फोर्स नहीं किया जा सकता किसी को। और यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश हुआ है वो रिलीजियस इंडोनमेंट्स या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल दी जा सकती है और कंपलसरी भी किया जा सकता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को। आर्टिकल 28 के अंदर कुछ डाउट है? सर जो ये डीएवी स्कूल्स या कॉलेजेस वगैरह डीएवी इसमें आएगा सेकंड में। हाँ सेकंड में आएगा ना, प्राइवेटली ऑन बट एडेड। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि जो डीएवी स्कूल्स वगैरह होते हैं वो ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं बट इनको जो है वो एड भी दिया जाता है और रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। ठीक है, डीएवी स्कूल हो गया, एसडी स्कूल हो गया, डीएवी कॉलेज हो गया, एसडी कॉलेज होगा, उस तरीके के ये प्राइवेटली ओन्ड ही होते हैं ये। ठीक है, ये गवर्नमेंट, बट उनको कुछ लोग सेमी गवर्नमेंट इसीलिए बोल देते हैं, जैसे डीएवी हो गया, एसडी हो गया, इसको सेमी गवर्नमेंट इसीलिए बोल देते हैं कि वो बोलते हैं कि स्टेट जो है वो सहायता कर रही होती है, तो इस तरीके से जो हम बोल देते हैं कि भाई ये सेमी गवर्नमेंट है, स्टेट का भी पैसा लगता है इसके अंदर, गवर्नमेंट का भी पैसा लगता है। ठीक है, बट ये होते प्राइवेटली ओन्ड ही है। एसडी तो नहीं है, एसडी एसडी तो नहीं है, मतलब ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट? एसडी एड मतलब प्राइवेट। एड एसडी को दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसडी और डीएवी, बहुत सारे मतलब जैसे मान लो प्राइवेट स्कूल भी है ना, वो भी बहुत सारे होते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि एसडी या डीएवी ही एडेड होते हैं, बहुत सारे कॉलेज प्राइवेट ऐसे होते हैं जो एडेड होते हैं, आपको पता नहीं होता। हर कॉलेज में कुछ कोर्स होते हैं वो गवर्नमेंट की वजह से चल रहे होते हैं और कुछ कोर्स होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं, यानी कि वो अपने पैसे से ही सारा खर्चा उनका खुद का होता है। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं सारा खर्चा खुद का वो लगाते हैं, कॉलेज का सारा खर्चा लगता है और फिर वो अपने खर्चे से ही वो जो है वो उस कोर्स को चलाते हैं। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी सहायता कर रही होती है और कुछ पैसा जो है वो कॉलेज का भी लग रहा होता है। ठीक है, ऐसे भी होते हैं। जहाँ पे भी सेल्फ फाइनेंस लिखा है ना कि ये जो कॉलेज सेल्फ फाइनेंस है, वहाँ पे गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। और जहाँ पे भी सेल्फ फाइनेंस नहीं लिखा हुआ, एड लिखा हुआ है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट मॉनेटरी हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ऐसे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आपको फोकस यहाँ पे ये देना है, इनमें नहीं जाना है, यहाँ पे फोकस ये देना है कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती, यहाँ दी जा सकती, वहाँ तो कंपलसरी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा का सारा एजुकेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बना है वो किसकी वजह से बना है? रिलीजियस इंडोनमेंट्स। रिलीजियस इंडोनमेंट्स का मतलब रिलीजन ने ही पैसा दिया है। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, उन्होंने ही मतलब मॉनेटरी हेल्प करी है, तभी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना है। या फिर जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी वजह से वो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में आता है, यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब वो ट्रस्ट जो है वो हेल्प करता है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पूरा मेंटेन करने में। ठीक है, तो वहाँ तो बिल्कुल दी जा सकती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और उसको कंपलसरी भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये रिलीजन वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है, आर्टिकल 29 जो है वो किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है।
प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, आर्टिकल 29। ये इसीलिए मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये हेडिंग दे रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, देखो आर्टिकल 29 के अंदर, आर्टिकल 29 के अंदर लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ क्या चीज, माइनॉरिटीज। यानी कि इस वर्ड के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटीज है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटीज है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनॉरिटीज क्या होते हैं, किसको बोलोगे आप माइनॉरिटी? जिनकी जनसंख्या कम होती है, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है। क्या इंडिया में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ये जो है वो माइनॉरिटी है और ये जो है वो मेजॉरिटी, ऐसे डिफाइन कर सकते हो? ऐसा तो नहीं है, बट मुस्लिम्स को बोला गया है। मुस्लिम्स को बोला गया है कि वो माइनॉरिटी है, तो लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं डिफाइन कर सकते कि भाई ये माइनॉरिटी है या नहीं है? मुस्लिम को भी इस आर्टिकल ने मुस्लिम को नहीं किया है माइनॉरिटी डिफाइन। अगर मैं आपसे वैसे पूछूं माइनॉरिटी का मतलब क्या है, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है। ठीक है, तो इंडिया एक क्या है, डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो अगर आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, ठीक है, कोई ना कोई माइनॉरिटी जो है वो दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास के अंदर खड़ा हुआ हूँ, तो मैं माइनॉरिटी में हूँ या नहीं हूँ? ठीक है, 4 जो है वो वुमेन है या फिर फीमेल्स है, और 1 जो है वो मेल है या फिर मैन है। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या हो गया, माइनॉरिटी। क्या कंट्री के लेवल पे देखूं तो होगा ऐसा? नहीं होगा। समझ में आई बात? अगर मैं फॉर एग्जांपल हरियाणवी लैंग्वेज बोलता हूं और मैं पंजाब में चले जाऊं तो मैं माइनॉरिटी होऊंगा या नहीं होऊंगा? लैंग्वेज के बेसिस पे मैं माइनॉरिटी होगा। तो ऐसा बिल्कुल एक कहावत है, शायद ये डॉक्टर शशि थरूर ने कहा है कि इंडिया के अंदर हर कोई माइनॉरिटी है। इंडिया के अंदर कोई भी मेजॉरिटी में है या नहीं, हर कोई माइनॉरिटी में। ठीक है, एक हरियाणवी अगर पंजाब में चले जाएगा तो वो हरियाणवी जो है वो माइनॉरिटी, पंजाबी जो है वो हरियाणा में आ जाएगा तो वो जो है माइनॉरिटी हो जाएगा। हिंदी स्पीकिंग जो है, मान लो साउथ का कोई बंदा नॉर्थ इंडिया में आएगा तो वो माइनॉरिटी हो जाएगा, और नॉर्थ इंडिया का बंदा, हिंदी स्पीकिंग बंदा साउथ इंडिया में जाएगा तो वो माइनॉरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया के अंदर हर कोई माइनॉरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया प्रोटेक्ट ऑफ, इसकी जो लैंग्वेज है ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। बट अगर आप इसका पहला सब क्लॉज 1 देखोगे, वो ये बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है, अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लो, हर एक इंडिविजुअल जो है उसका एक कल्चर होता है, उसकी स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, हर एक कल्चर होता है, स्क्रिप्ट होती है। तो हर एक इंडिविजुअल को अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को कंजर्व करने का पूरा राइट है। ठीक है, अब इस पूरे कंप्लीट को रीड करो। यहां पे क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, है ना। और सब क्लॉज 1 क्या बोल रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल को अपने कल्चर और स्क्रिप्ट को कंजर्व करने का अधिकार है। हर एक इंडिविजुअल मतलब चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे वो मेजॉरिटी में हो। तो यानी कि आर्टिकल 29 की जो हेडिंग है वो तो ये बोल रही है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ये सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ओनली माइनॉरिटी की बात कर रहा है, नहीं, ये माइनॉरिटी की तो बात कर ही रहा है, इसी के साथ साथ जो मेजॉरिटी है उसकी भी बात कर रहा है। यानी कि जो मेजॉरिटी में है उसके पास भी ये राइट है कि वो अपने स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को कंजर्व कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल, तो यही इसी तरीके से इसको इंटरप्रिटेट किया गया है। ऑल्दो द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट माइनॉरिटी, जो लैंग्वेज है आर्टिकल 29 की वो माइनॉरिटी के बारे में बता रहा है, लेकिन अगर आप इसका सब क्लॉज 1 रीड करोगे तो ये माइनॉरिटीज के साथ साथ मेजॉरिटी की भी बात कर रहा है। समझ में आई बात? लिखो इसको।
आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 लिखो। आर्टिकल 29 में लिख लिया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अब सब क्लॉज 1 में लिखो एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन residing in India, residing in India, having a distinct language, having a distinct language, comma script and culture, having a distinct language, script and culture of their own, shall have right to conserve them, shall have right to conserve them, दो अब नेक्स्ट लाइन में लिखना दो द टाइटल ऑफ आर्टिकल 29, दो द टाइटल ऑफ आर्टिकल 29 is the protection of the interest of minority, though the title of article 29 is the protection of the interest of minority, yet the language of article 29 subclause 1, yet the language of article 29 subclause 1 extend this right to all sections of citizen, extend this right to all sections of citizen who are resident of India, extend this right to all sections of citizen who are resident of India। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे सेक्शन के बारे में अगर ये बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनॉरिटी के बारे में भी बात कर रहा है और मेजॉरिटी के बारे में भी बात कर रहा है, ठीक है। अब लिखो आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 लिखो नो सिटीजन shall be denied, no citizen shall be denied admission in any educational institution, admission in any educational institution maintained by state or receiving aid out of state fund, maintained by state or receiving aid out of state fund on the grounds of religion, on the grounds of religion, race, caste, language or any of them, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि किसने मेंटेन किया है, स्टेट ने मेंटेन किया है, या फिर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से एड ले रहा है, तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी सिटीजन को एडमिशन के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा। कौन से ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या इनमें से कोई भी ग्राउंड पे किसी भी सिटीजन को एडमिशन के लिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, या तो वो स्टेट ने मेंटेन किया हो या फिर वो स्टेट से एड ले रहा हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखो, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो चीज आई है वो लैंग्वेज आई है। एक तो यहाँ पे जेंडर मेंशन नहीं है, यानी कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। भाई स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं ना, स्पेशली फॉर वुमेन भी होते हैं, ठीक है। यानी कि जो गर्ल्स हैं वो ही उस मतलब स्कूल के अंदर पढ़ सकती है, या जो कॉलेजेस हैं वो उसमें सिर्फ गर्ल्स ही, मतलब गर्ल्स का ही कॉलेज या स्कूल होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जो बॉय है उसको बोला जा सकता है कि भाई यू आर नॉट अलाउड, आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि देखो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, क्योंकि मेंशन किया हुआ है अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो स्टेट ने मेंटेन किया है या फिर वो एड ले रहा है, तो कौन से मतलब ग्राउंड पे एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, रिलीजन के ग्राउंड पे, रिलीजन के ग्राउंड पे मना नहीं किया जाएगा, रेस के ग्राउंड पे मना नहीं किया जाएगा, कास्ट के ग्राउंड पे और लैंग्वेज के ग्राउंड पे, ठीक है।
अब एक स्टार पॉइंट लिखना यहीं पे ही, एक लाइन छोड़ के स्टार पॉइंट लिखना, माइनॉरिटीज इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया है, माइनॉरिटीज इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। तो ये क्यों यहां पे बोला जा रहा है ऐसा? क्योंकि आर्टिकल 29 ये बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, बट माइनॉरिटी जो है वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। बस जो टाइटल है वो ऐसा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, एक्चुअल में ये सभी की ही बात कर रहा है। ठीक है, अब लिखो आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 का सब क्लॉज अभी 1 लिखना है। आर्टिकल 29 में डाउट है तो बता सकता है कोई, आर्टिकल 29 में कोई डाउट है तो। हाँ जी, कोई डाउट है आर्टिकल 29 में? आर्टिकल 30 लिखो। आर्टिकल 30 डील्स विद द, आर्टिकल 30 डील्स विद द Article 30 deals with the fundamental right. Article 30 deals with the fundamental right as minority community, as minority community to establish and administer, to establish and administer educational institutions, to establish and administer educational institution। आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 1 ये बोल रहा है माइनॉरिटी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकती। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है माइनॉरिटी, तो यहाँ पे डिफाइन क्या है? क्या आर्टिकल 30 का जो सब क्लॉज 1 है उसके अंदर ये बोला हुआ है कि जो माइनॉरिटीज है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश कर सकती है। तो क्या माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है यहाँ पे? बिल्कुल माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे जो माइनॉरिटी डिफाइन किया है वो 2 बेसिस पे किया गया है। या तो वो जो माइनॉरिटी है वो लैंग्वेज के बेसिस पे देखा जाएगा, या फिर माइनॉरिटी जो है वो रिलीजन के बेसिस पे देखा जाएगा। हम जो माइनॉरिटी है वो या तो लैंग्वेज के बेसिस पे होगा या रिलीजन के बेसिस पे होगा, यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनॉरिटी होती है उसको हम बोलेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, और रिलीजन के बेसिस पे जो माइनॉरिटी होगी उसको हम बोलेंगे रिलीजियस माइनॉरिटी। तो रिलीजन के बेसिस पे अगर कोई माइनॉरिटी है और लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी है तो वो जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश वो बिल्कुल कर सकता। ठीक है, आर्टिकल 30 डील्स विद द फंडामेंटल राइट एज माइनॉरिटी कम्युनिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, कि माइनॉरिटी जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एंड इट क्लासिफाई माइनॉरिटी, इट क्लासिफाई एंड इट क्लासिफाई माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि भाई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है और रिलीजियस माइनॉरिटी है, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई माइनॉरिटी में है और रिलीजन के बेसिस पे कोई माइनॉरिटी में है। तो इस माइनॉरिटी ने, क्योंकि आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 ये बोल रहा है कि ये जो माइनॉरिटी है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश और मेंटेन कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकता है और एडमिनिस्टर कर सकता है। तो अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, अगर जो माइनॉरिटी है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकता है, और मान लो इसने ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश भी कर लिया है,
ठीक है, कोई माइनॉरिटी है लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे, और उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश बिल्कुल कर लिया है, ठीक है, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा है, वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। क्या इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि कैसा इंस्टीट्यूशन है, इसको हम बोलेंगे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अगर ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो क्या स्टेट जो है इस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्वायर्ड कर सकती है? हाँ जी बताओ, क्या स्टेट इस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ले सकती है, अपने अंडर में ले सकती है? हाँ जी, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से पीछे बिल्कुल ले सकती है, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये मैंने आपको बताया था एज पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट ना होकर के लीगल राइट हो गया। तो स्टेट जो है वो इस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्वायर्ड बिल्कुल कर सकती है, बट इसके बदले में स्टेट को क्या करना पड़ेगा? स्टेट बिल्कुल कर सकती है, स्टेट इस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्वायर्ड बिल्कुल कर सकती है, बट स्टेट को क्या करना पड़ेगा? स्टेट को इसको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, एक कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसके बदले में जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट उसको एक्वायर्ड कर सकती है, ठीक है, समझ में आई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1। ये जितनी भी मैंने आपको पूरी बातें बताई हैं, ये आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 के अंदर मेंशन है। अब लिखो आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 बहुत सिंपल है। आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 ये बोलता है कि स्टेट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जब ग्रांट देगा, तो स्टेट इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा? इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये मतलब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये चीज देख करके स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा जब वो ग्रांट देगा, जब वो एड देगा, ठीक है, समझ में आई बात? लिखो आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2। द स्टेट shall not in granting aid, the state shall not in granting aid to educational institution, state shall not in granting aid to educational institution discriminating against any educational institution, discriminating against any educational institution on the ground that it is under the management of minority, on the ground that it is under the management of minority, ब्रैकेट में लिखना रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ब्रैकेट में लिखना रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी, ब्रैकेट में लिखना रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। ठीक है, ये जो है वो आपका आर्टिकल 30 पूरा कंप्लीट होता है। आर्टिकल 30 के अंदर 2 ही सब क्लॉज थे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आर्टिकल 30 में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है आर्टिकल 30 में? इसके बाद नेक्स्ट आता था आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करता था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जैसे कि हमने बताया वो रिपील कर दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, उसकी जगह पे वो लीगल राइट बन गया है अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, ये क्यों किया गया? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स आए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना था, तो इसीलिए जो स्टेट था उसको जो है वो एक्वायर्ड करनी थी लोगों की प्रॉपर्टी। लेकिन एक्वायर्ड ऐसे ही नहीं कि फ्री में, उसके बदले में कंपनसेशन भी देगा स्टेट।
ठीक है। तो इसको फंडामेंटल, अगर वो फंडामेंटल राइट रहता आर्टिकल 31, तो जो है वो स्टेट उसको एक्वायर्ड ही नहीं कर पाता, क्योंकि आप लोग को जो भी सिटीजन जो है वो बोल देता कि ये मेरी राइट टू प्रॉपर्टी, जो मेरा फंडामेंटल राइट है, तो आप उसे छीन ही नहीं सकते, मतलब मेरी प्रॉपर्टी को आप छीन ही नहीं सकते। तो इसीलिए स्टेट ने क्या किया, जो पार्लियामेंट है वो क्या लेकर के आई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई 1978 का। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी फंडामेंटल राइट में क्या होगा, चेंजेस होंगे, अमेंडमेंट होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड कर रहे हो आप। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की जगह पे कैसा राइट बनाया गया, लीगल राइट बनाया गया, ठीक है। और लीगल राइट है कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 308। तो आर्टिकल 31 जो है वो अभी नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 31 अब नहीं आता, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 32 आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डिस्कस करेंगे, और जितने भी जो रिट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर, बेसिकली हमको रिट्स ही स्टडी करना है, तो जितने भी जो रिट्स होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट देता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट की पावर देता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम स्टडी करेंगे। और फिर हम आर्टिकल 34 और 35 भी डिस्कस करेंगे, और फिर आपका फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक जो है वो पूरा का पूरा एक टॉपिक है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड, जो पूरे फंडामेंटल राइट का जो अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, उससे रिलेटेड कुछ केसेस है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन जो है वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और कल फिर आपका जो है वो पूरा फंडामेंटल राइट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में जितना भी करवाया वो समझ में आया, यस और नो, थोड़ा बोल दो यस यस, ताकि वहाँ पे आवाज़ आ जाए, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है, थैंक यू। फिर आपने कहा था ना कि जो मेंस का जो आपने टेस्ट लिया था उसका आप एक आंसर दे देंगे, मॉडल आंसर, बट मॉडल आंसर से पहले मैं एक सेशन लूंगा आंसर राइटिंग का, क्योंकि वो मॉडल आंसर अगर मैंने दे भी दिया तो वो भी कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मॉडल आंसर का मतलब ये होता है कि मैंने जो आंसर राइटिंग जो सेशन लूंगा उसमें जो मैं बातें बताऊंगा कि इस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, उसकी समझ जब होगी तो उस मॉडल आंसर के बेसिस पे आप कुछ डिसाइड कर पाओगे कि हाँ मेरे को इस तरीके का आंसर लिखना चाहिए था। अभी अगर मैंने दे भी दिया तो आपके लिए तो वो कुछ पता ही नहीं है कि आपको आंसर राइटिंग करते कैसे, ठीक है। तो एक आंसर राइटिंग का सेशन ले लेंगे, जैसे ही आंसर राइटिंग का सेशन हो जाएगा फिर उसके बाद जो है आने वाले जो टेस्ट होंगे उसके जो है वो बिल्कुल उसी हिसाब से करें, क्योंकि फिर आपको भी पता रहेगा ना कि आंसर किस तरीके से लिखना, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, थैंक यू।